नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि होने वाला है सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट रूलिंग जो कि कब आई थी, 2006 में आई थी, ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। ओके, ये केस कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंपॉर्टेंट रूलिंग दी थी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कि हमें पुलिस के जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है आज के टाइम पर, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और एक बेटर पुलिसिंग स्टेट को स्टैब्लिश किया जा सके। ओके, चलिए, अब ये सारी चीजें न्यूज में क्यों रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी क्या बोला है कि ये जो जजमेंट रही थी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, उसको लेकर कोई भी मेजर रिफॉर्म्स नहीं लिए गए हैं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, महाराष्ट्र जो पुलिस थी उसके जो टॉप लीडर्स थे, जो खास करके जो आईपीएस लॉबी थी पूरी, उनमें से कुछ सीनियर लीडर्स मिले हुए थे किनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, और कुछ करप्शंस वगैरह वो लोग कर रहे थे। ओके, तो इसी को देखते हुए ये पता चला है कि 15 ईयर, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बीत चुके हैं इस जजमेंट को, बट स्टिल अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स नहीं लिए गए हैं पुलिस को लेकर। ठीक है, अब प्रकाश सिंह थे कौन एक्चुअली में जिनको लेकर ये पूरी जजमेंट आई? तो वो रिटायर्ड डीजीपी थे यूपी पुलिस से, ओके, और असम पुलिस में। ठीक है ना, असम और यूपी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 2006 में उनकी रिपोर्टिंग आई थी, लेकिन 1996 में उन्होंने क्या किया था, केस किया था सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर एक पीआईएल फाइल की थी फॉर सीकिंग पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है ना, और एट द एंड 2006 में उनका जजमेंट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सजेस्ट करती है। तो क्या क्या वो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, टोटल 7 रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहला, फिक्सिंग द टेन्योर एंड सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। डीजीपी यानी कि जो स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसका जो टेन्योर हो वो फिक्स किया जाए और उसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसको भी फिक्स किया जाए। ठीक है, अभी क्या होता है, एट प्रेजेंट जो भी सीनियर होता है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो रिटायरमेंट के करीब होता है, उसको कुछ समय के लिए डीजीपी की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है। कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, वो हो सकता है कि 6 मंथ के लिए हो सकता है कि 1 ईयर के लिए हो, या फिर 2 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। कोई एक फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। तो यहां पर बात की गई कि डीजीपी का जो भी टेन्योर होगा उसको फिक्स किया जाए। ओके, फिर उसके बाद, इन ऑर्डर टू इंश्योर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अ मिनिमम टेन्योर सजेस्ट किया गया किसके लिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी के लिए। ठीक है, ताकि पुलिस, क्या होता है ना, अभी अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो अगर किसी पॉलिटिशियंस के अगेन इंक्वायरी कर रहा है या फिर कोई और ऐसा केस जिससे पॉलिटिशियन रिलेटेड है, तो अगर ऐसा करता है आईजी वगैरह या फिर कोई और पुलिस ऑफिसर, तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया कि जो आईजी हो, इंस्पेक्टर जनरल हो, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इजीली, उसका टेन्योर फिक्स होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी पोस्टिंग वगैरह ट्रांसफर रिलेटेड से जो चीजें होती हैं वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड देखेगा, एक बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, और पोस्टिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें ये देखेगा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जहां पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी पीपल की पुलिस एक्शन से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा। आज भी अगर आपको जो पुलिस ऑफिसर, फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर कोई हिट कर देता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक टीआई ने आपको अगर चांटा मारा, तो आप उसकी कंप्लेंट कहां पर जाके करोगे? ठीक है, टीआई को छोड़ो, अगर एसआई ने आपको चांटा मारा, सॉरी एसपी ने आपको चांटा मारा, तो उसकी कंप्लेंट आप जाकर कहां पर करोगे? ठीक है, तो एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। वहां पर अगर आपको पुलिस से कोई शिकायत है तो आप पुलिस की शिकायत वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन टू बेटर इंप्रूविंग पुलिसिंग। ठीक है, इसके बाद सेटअप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन दैट वुड हैव मेंबर फ्रॉम सिविल सोसाइटीज, और लास्ट में एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को सेटअप किया जाए। तो ये 7 रिकमेंडेशंस दी गई थी। अभी तक क्या हुआ है, कोई भी स्टेट ने इन रिकमेंडेशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली डाटा रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है
वो इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर में कितना हुआ करता था, जो 9.98 बिलियन हुआ करता था, वो 2021 में 14.11 बिलियन पहुंच गया है। हम 5 ट्रिलियन बने ना बने, लेकिन हमारा जो डेफिसिट है वो 5 बिलियन क्रॉस कर गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद डाटा वगैरह याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है कि पहले क्या डाटा था अभी क्या डाटा, बस एक जनरल ट्रेंड देख लीजिए कि जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा इंपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। ठीक है, सभी जानते होंगे इसके बारे में, बेसिक तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपोर्ट यानी कि जब हम फॉरेन से कोई भी कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज को बुलाते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट में जब हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भेज रहे हैं। अब डेफिसिट क्रिएट हुआ है इंडिया के ट्रेड में, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, देखिए लॉकडाउन पॉलिसीज को रिलैक्सेशन देना, लास्ट ईयर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा रहा तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से बुलाई हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड था, ग्लोबल ट्रेड था, वो भी काफ़ी ज़्यादा बंद था। ठीक है ना, ऑयल वगैरह का भी यूज़ नहीं रहा था एक बहुत ज़्यादा समय तक, जितने भी ट्रांसपोर्ट था वो पूरा बंद था। लेकिन अब हम ऑयल भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट इंपोर्टिंग कंट्री बन चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, थर्ड नंबर पर। तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, अब चलिए इसके रिलेटेड अगली चीज जो मुझे आपको समझानी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में। एक मिनट, वाइट स्क्रीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, देखिए बेसिक चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो आप बजट के बारे में जानते होंगे। ठीक है ना, बजट के बारे में सभी ने सुना है। बजट क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जहां पर सरकार अपनी जो भी इनकम होती है उसका प्लस जो भी उसके एक्सपेंडिचर होते हैं उसका एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखती है। बजट में क्या चीजें मेंशन होती है, हमारी इनकम यानी कि सरकार ने पैसा कहां से कमाया, प्लस उसके बाद वो पैसा सरकार कहां पर खर्च करने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, बजट में आती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है। ये उसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये भी एक स्टेटमेंट होता है। किस चीज का ये रिकॉर्ड होता है, तो यानी कि एक कंट्री के रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट उनके बीच में कितना ट्रेड हुआ, ठीक है ना, कितना पैसों का लेन देन हुआ, ये सारी चीजें आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर रहते हैं इंडिया में। ठीक है, आप यहां इंडिया में हैं और यहां पर कोई ये यूएसए है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप यूएसए जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहां से कोई चीज वगैरह परचेस करते हैं तो ये चीजें किसके अंडर आएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, मतलब इंडिया में यूएसए से पैसा आ रहा है और इंडिया से पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। तो इन सारी चीजों, सिर्फ यूएसए नहीं, बाकी की सारी कंट्रीज में इंडिया से जितना भी पैसा आ जा रहा है उन सभी का डाटा प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में। ठीक है, इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, यानी कि इंडिया में कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ओके, अगली चीज, अब देखिए अगर इंडिया में मनी आया, इनकमिंग हो रही है पैसे की, ठीक है ना, कहीं यूएसए से पैसा इंडिया में आया, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कॉलम बनते हैं, एक रहता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर इंडिया में पैसा आ रहा है तो वो पॉजिटिव के अंदर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव के अंदर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रकार से देखें तो ग्लोबल लेवल पर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ये क्या होगा, ये जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कहीं से अगर इंडिया में कहीं से पैसा आया है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कंट्री से वो पैसा बाहर निकला होगा। अगर यूएसए में इंडिया से पैसा आया तो इंडिया क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में लिखेगा, लेकिन अगर यूएसए से पैसा बाहर गया है तो यूएसए उसे नेगेटिव में लिखेगा। इसी कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव, हमेशा जीरो होता है ऑल अराउंड दी ग्लोब। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट में दो कॉलम अगेन डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है हमारा विजिबल, दूसरा हमारा होता है इनविजिबल।
ठीक है। विजिबल का क्या मतलब हुआ? विजिबल का मतलब यानी कि जो गुड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो एक्चुअल फिजिकल चीजें हैं वो। और इनविजिबल में यानी कि सर्विसेज, ठीक है। इंडिया में आपको पता होगा, इंडिया बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टीसीएस का, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है टीसीएस। ओके, तो करंट अकाउंट का क्या मतलब हुआ? इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विजिबल। विजिबल में क्या होते हैं? हमारे जितने भी गुड्स वगैरह होते हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल वगैरह बाहर से मंगवाया, आईफोन आपने परचेज किया, ठीक है, तो ये आपका विजिबल करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा। और अगर आपने कहीं कोई सर्विसेज वगैरह का यूज किया, तो वो इनविजिबल का पार्ट बनेगा, इनविजिबल करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा, ठीक है। इंडिया का जो विजिबल करंट अकाउंट है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, क्योंकि हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चीजों को, गुड्स को, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम वगैरह ये भी हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सर्विसेज की अगर बात रहेगी तो सर्विसेज में इंडिया क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर पर रहता है, यानी कि हम ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और वो रेमिटेंसेज वगैरह इंडिया में भेजते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। ओके, लेकिन अगर हम ओवरऑल करंट अकाउंट की बात करें तो ओवरऑल करंट अकाउंट इंडिया में नेगेटिव रहता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद होता है हमारा अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा कंपोनेंट, वो होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी कि यहां पर मतलब हुआ किस चीज से? इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप है, अगर वो यूएसए में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यूएसए को पैसे मिलेंगे उससे, वहां पर जाकर कंपनी वगैरह यूएसए, टाटा जाकर कंपनी वगैरह खोलेगी अपनी, तो यूएसए को पॉजिटिव होगा वहां पर, ठीक है। अगर कोई और कंपनी इंडिया में आकर अपना सेटअप करती, फॉर एग्जांपल आईफोन, आईफोन अगर इंडिया में आता है, सॉरी एप्पल अगर इंडिया में आती है और अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह यहां पर लगाती है, तो वो इंडिया का पॉजिटिव में रहेगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये भी क्या होता है? ये भी ओवरऑल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती, सॉरी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है पूरा आर्टिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।